जिंदा गांव में 5 साल इंतजार नहीं करते, आपके तख्ता पलट का समय आ चुका है। पहला प्रधानमंत्री मैंने देश में देखे हैं माननीय मोदी जी, जो स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं। होर्डिंग लगी, मोदी जी धन्यवाद। मोदी जी की दाढ़ी, देश की जीडीपी और लोगों की तंगहाली हमेशा नीचे की तरफ बढ़ रही है। जेल में हत्या हो रही है, विधायक की हत्या हो रही है, ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो रही है। कानून व्यवस्था में योगी जी का राज नंबर 1 पर। तो मृत लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, गले में आलू की माला और करेला लौकी लेकर बैठ जाती थी। मोदी ने, अमित शाह ने अडवाणी अटली को ठिकाने लगाया। अब योगी जी युवा हैं, वो सोच रहे हैं धीरे से मोदी शाह को ठिकाने लगा देते। जनता के बीच में आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, गुजारिश है कि साहब तुम पुराने दिन वो लौटा दो। गुंडई वाली बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने 67 मुकदमे अपने वापस ले लिए। अब जब 67 मुकदमे अपने वापस ले लिए तो गुंडा कौन है, इसका प्रमाण देने। वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, उस पर मोदी जी की फोटो है कार्ड पे, है कि नहीं है भैया? कोरोना काल में जो लोग खत्म हुए उनके डेथ सर्टिफिकेट भी मोदी जी की फोटो लगा दी, जब ये आंकड़ा सामने आ जाए। जांच कराएंगे कि मुख्यमंत्री आवास में गांजा नहीं है। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम हरदोई में मौजूद हैं और ये आंकने आए हैं कि हरदोई की सियासी ज़मीं क्या कहने वाली है। आज जो कार्यक्रम हमारी जनता फोरम की सीरीज़ एक नई शुरू हो रही है कि 22 की बात रजत के साथ, और इस सीरीज़ में हम ये आकलन लगाएंगे कि 22 का चुनाव किस पार्टी के पक्ष में होगा। इसकी शुरुआत हम हरदोई से कर रहे हैं। आज के जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रसपा से राहुल गुप्ता जी हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और जीतू पटेल जी, जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ में अजीत सिंह बब्बन जी हैं जो जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आशीष सिंह जी हैं जो यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम लोग भाजपा पार्टी से। सर, पहला सवाल ये बनता है कि एक तरफ भाजपा हिंदुओं की पार्टी बनती है, राम मंदिर बनाने का एजेंडा खड़ा करती है, और दूसरी तरफ जब कोरोना में प्रयागराज की बात आई थी कि लाशों के ऊपर से राम नामी चादर हटाने का कार्य भी प्रशासन द्वारा किया गया, फ़ोटो ज़बरदस्त वायरल हुई थी। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा द्वारा क्यों दिखाया जा रहा है? एक तो आप जो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है और समस्त राष्ट्रवादियों की पार्टी है, जो कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। नहीं, वो तो कहते हैं, मगर जब राम मंदिर का आता है तो क्रेडिट आप लेते हैं, बाकी किसी को क्रेडिट नहीं दिया जाता। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हमने कब कहा क्रेडिट हम लेते हैं? लेना क्रेडिट बाकी दल आए। नहीं, क्या लगता है कि 22 में राम मंदिर का मुद्दा भाजपा नहीं उठाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कभी मुद्दा थे ही नहीं। वो हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं, वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं। वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं थे। मुद्दा होगा 22 का कि नहीं, बस हाँ और ना में जवाब। नहीं, हमारी तरफ से न कभी मुद्दा था न है। हमारी तरफ वो हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं, वो हमारे संस्कार में है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। भगवान राम संपूर्ण विश्व के हैं। जीतू जी, इस पे कमेंट आपका चाहिए। क्या लगता है कि 22 का मुद्दा भाजपा राम मंदिर को बनाएगी या नहीं बनाएगी, या राम मंदिर को सिर्फ आस्था का विषय मानती है और राम मंदिर का निर्माण एक नेक कार्य को गिन के छोड़ देगी उसे? निश्चित तौर पर हर भारतवासी के लिए भगवान राम श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। लेकिन अभी चंदा घोटाला हो गया, ये आस्था कैसी है? चंदा घोटाला नहीं होना चाहिए ना भगवान के नाम। 1400 करोड़ का चंदा पहले से जमा था, उसका कोई हिसाब नहीं हुआ, एक नया चंदा घोटाला हो गया। बताओ, भगवान के साथ भी छलावा, मतलब भगवान के साथ भी घोटाला, ये कैसी नीति है? समझ नहीं। इसी से एक घोटाला और भी जुड़ा है कि 2-2.5 करोड़ की ज़मीन थी, उसको 17-18 करोड़ में बेचा गया। राम मंदिर आस्था का विषय था, आस्था का ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। अब ये लगता है वो कितना सत्य है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, यूपी सरकार कंठ तक करप्शन में डूबी है, तभी तो 1 रुपये का 10 रुपया बन रहा है, 10 रुपये का 100 रुपया बन रहा है। कैसे बन रहा है? करप्शन में डूबे हैं तभी तो बन रहा है। लगातार करप्शन हो रहा है। इनके मिनिस्टर्स खत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, इनके मंत्री खत लिख रहे हैं, इनके सांसद विधायक, इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर खत लिख रहे हैं, और वो लेटर वायरल हो रहे हैं इस पर ट्विटर और फेसबुक पर। उसके बाद भी मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी खूबसूरती से सदन में नकार दे रहे हैं। मतलब अपने मिनिस्टर का कह रहे हैं आरोप झूठा है। एक मंत्री झूठा लगाएगा, मोतीलाल ने आरोप लगाया, और भी कई विधायक सांसदों ने आरोप लगाया। सांसद विधायक ने यहाँ तक कहा कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हमारा दरोगा नहीं सुनता है। यहाँ तक कि एक विधायक जी को तो पीट के थानेदार थाने से बाहर लाया
और बाहर कह रहा है हड्डी पसली तुम्हारी तोड़ देंगे अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो। अब जनप्रतिनिधि का भी सम्मान नहीं है, जनता का भी सम्मान नहीं है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द जाति धर्म के घुमा के देखिए, जब तक ये सब चलेगा भाजपा का फंडा, जब तक लोगों की रोजी रोटी भविष्य और जान पर आँच ना आए। लेकिन इस सरकार में लोगों की रोजी रोटी पर आँच आई। 45 साल में भारत सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया है, एनएसएसओ की रिपोर्ट है। उसके अलावा लोग जब मरे तब देश के आज़ाद भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं। कभी आज़ाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ईद और दीपावली का कंपेयर नहीं किया। अलग अलग त्योहारों का अलग अलग महत्व है, लेकिन उसी शमशान घाट में उसी कब्रिस्तान में लोगों को जगह नहीं मिली। और जब लाशें जलने लगी लाखों की संख्या में, टीन शेड लगा के इतना शर्मनाक काम कि उसको छिपाया जा रहा था। यहाँ तक कि लाशें हवा उड़ने से रेत पे, बताओ, रेत में दबा दी गई। हिंदू धर्म में कभी ऐसा संस्कार नहीं होता। हिंदू धर्म में अविवाहित का होता है कि अंदर उसको दफना दिया गया, लेकिन विवाहित शख्स के लाखों लाशें ऐसे दबा दी रेत में। हवा आई तो उनकी चादर उड़ गई, उनकी कफन उड़ गई, बॉडी बाहर आ गई, कुत्ते नोच रहे हैं। मतलब कैसी व्यवस्था थी। हिंदू मुस्लिम के इतना ही इर्द गिर्द घुमाते कि लोगों को सुविधाएं तो दे पाते, लोग कम से कम जी ना सके तो कम से कम शान से अपने सम्मान से उनका लाश का अंतिम संस्कार तो हो जाता। कैसा जवाब है इनका सर? बब्बन जी से पूछ लेते हैं। बब्बन जी, जो जैसे जीतू जी ने बताया, क्या योगी सरकार भयमुक्त सरकार और अपराध मुक्त जो प्रदेश बनाने की बात हो रही थी, क्या लगता है उस पर कितनी कारगर उतरी है योगी सरकार? हम लोग न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार है, भाजपा सरकार। ये तो एजेंडा दिया था आपने, ये तो भाषण दिया। आप बात सुन लीजिए, ये लोग परेशान क्यों हैं? ये लोग इसीलिए परेशान हैं, गुंडों पर नकेल कसी जा रही है। आखिर क्यों ऐसा है कि जो भी जिस बिल में पानी डाला जा रहा है, यानी जिस गुंडे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो सपा से ही क्यों निकल रहा है? दूसरी बात, अभी जो इन्होंने एक चीज़ कही, लाशों वाली बात, जो रामनामी चादर की बात हुई, वो फोटो फेक साबित हो चुकी है। इस पर बात भी हो चुकी है। वो सरकार की छवि खराब होने की वाली बात थी, वो खराब की जा रही थी एक विशेष चैनल के द्वारा। वो फेक साबित हो चुकी है। दूसरी बात, और अभी जो एक चीज़ें पुनः कह रहे थे, क्या नाम उसका, जीतू जी, काहे के लिए वो कह रहे थे? चंदे के लिए। चंदे के लिए बात कह रहे हैं। एक चीज़ बताइए, जिन लोगों ने चंदा दिया, कहीं पर भी एक बात हुई हो तो बताइए। वही लोग चंदे पर सवाल उठा रहे हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे। वही लोग चंदे पर सवाल उठा रहे हैं जो कारसेवकों के ऊपर गोली चलवा रहे थे। वही लोग चंदे पर सवाल उठा रहे हैं जो परिक्रमा पर रोक लगाते थे। वही लोग चंदे पर सवाल उठा रहे हैं जो हमारा जो हिंदू आयोजन नहीं होने देते थे। वही लोग चंदे पर सवाल उठा रहे हैं जो लाउड स्पीकर मंदिर पर नहीं बजने देते थे। वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। आज ये सवाल उठा रहे हैं। कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है, इनकी मानसिकता ही गड़बड़ है। ये सरकार से बाहर हो गए हैं, बौखला गए हैं, और ये बात करते हैं। आज ये बात करते हैं, जो सरकारी धन पर सफाई में नाच करवाते थे वो बात करते हैं। नहीं, जो आपने बताया कि भयमुक्त सरकार हो गई, अपराध मुक्त सरकार हो गई, अभी एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि अगर 100 बड़े गुंडों की लिस्ट निकालें तो वो 100 अगर वायरल हो जाए तो वो भाजपा के निकलेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। चूँकि राहुल जी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, धीरे धीरे साथ रहा है। इस बात से क्या आशा है राहुल जी से जोड़ने पे? नहीं, समस्या आएंगी। ऊट पटांग जो सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये समस्याएं तो आएंगी ही। कहीं पर कुछ नहीं है। सरकार जानने के बाद विपक्ष में वो भूमिका नहीं अदा कर पाए। जब यहाँ पर उनको नेता विरोधी दल बनना था तो सांसद बन के चले गए। संघर्ष की बात करते हैं, सिर्फ ट्वीट पर बात करने के बाद, ट्वीट करने के बाद जो तीसरी कर लेते हैं। कहीं पर कोई समस्या नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस जुड़ा हुआ है। जितने भी चुनाव आ रहे हैं भाई, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं? और हर चुनाव में हम जीत रहे हैं, तो इसके मतलब जनता हमारे साथ है। इनके झूठ के साथ जनता इनको नकार चुकी है। चुनाव पे भी हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट जीतू जी, आ रहा हूँ मैं, एक छोटी सी बाइट ले लूँ।
ये आशीष जी, ये सवाल है जैसे कि बब्बन जी कह रहे हैं, जीतू जी कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका विपक्ष नहीं तय कर पा रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रहा है और 22 में एक मजबूत विपक्ष की तरह उभर के आएगा? सत्ता पक्ष जो है कि विज्ञापन में दिए हुए झूठे बड़े बड़े विज्ञापनों के झूठे वादे खोखले साबित हुए, मैनिफेस्टो शून्य साबित हुआ, जनता की भावनाओं पर खरा नहीं उतरा। सत्ता पक्ष कंफ्यूज है कि वो अगला मुद्दा बनाए किसे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई और बेरोजगारी, महिला और बच्चियों के साथ हो रहे अपराध और बलात्कारी की घटनाओं को और कानून व्यवस्था को जनता ने मुद्दा बना दिया है। अब जनता के इस बनाए हुए मुद्दे को सत्ता पक्ष हजम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल और डीजल, मोदी जी की उम्र के भी 3 दशक पार, फिर भी क्यों मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, हाथरस से लेकर नागल तक, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार, फिर क्यों मोदी सरकार। भाई साहब, युवा बेरोजगार है, कोरोना के लॉकडाउन में भूखे पेट और नंगे पांव हजारों हजार मजदूर जब पैदल चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की धरती पर मजदूरों को कोई मदद पहुंचाने का काम कर रहा था तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, अजय लल्लू जी कर रहे थे। हमारे लोगों ने मुकदमे लिखे, हमने लंगर चलाए, लोगों को घर तक पहुंचाया, ट्रेनों का किराया दिया। आपने देखा 1000 बसें हमने सरकार को दी, कैंसिल कर दी थी, है ना, उन्होंने कैंसिल कर दी ना, लेकिन हमने तो दी। 3 दिन तक उन बसों को बॉर्डर पर खड़ा रखा गया, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। आखिर मजदूरों, ये जो सड़क चलते मजदूरों की मौतें हुई, ये भी तो मुद्दा है। गरीबी मुद्दा है, मजदूरी मुद्दा है। जो भी पत्रकार किसी भी स्कूल में चला जाए, नमक रोटी के साथ बच्चों को दिखा दे खाना खिला रहे हैं, पानी मिली दाल के साथ खाना, जो पत्रकार आवाज़ उठा दे व्यवस्था के खिलाफ, उस पर मुकदमे और उसको जेल। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर सोशल मीडिया पे भी कोई कुछ लिखता है तो उसे भी पकड़ लिया। आप देखिए, किसान आंदोलन को हमारे सोशल मीडिया पे कुछ साथियों ने कवर किया, आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। हम न सच छाप सकते न सच दिखा सकते। आखिर ये लोकतंत्र क्यों है? इस पे एक सवाल मैं बब्बन जी से करता, 1 मिनट आता हूँ जीतू जी, कि ये अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो कुछ भी कहने और सुनने की आज़ादी है, ये क्या नहीं लगता कि सरकार में दबाई जा रही है, जैसे कि विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है? कहीं नहीं, ये अनावश्यक बातें हैं, ऐसी कहीं पर कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आप प्रदेश की छवि धूमिल करेंगे, देश की छवि धूमिल करेंगे, आप एक एजेंडा सेट करने के लिए आप सिर्फ काम करेंगे, तब समस्याएं तो आती हैं। कहीं पर बाकी कहीं पर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है। अगर संपूर्ण लोकतंत्र है तो इस समय सरकार में है, अरे वो लोकतंत्र की क्या बात करेंगे जो 1975 में आपातकाल लाए थे, उनके मुँह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती। किसान आंदोलन पे फिर इतना आक्रामक रूप भाजपा ने क्यों तय कर लिया? जब पहले किसान आके बैठे तो वाटर कैनन भी चल गए, लाठियां भी चल गई, उन्हें बैठने तक नहीं दिया गया। जब एहसास हुआ कि किसान हिल के नहीं जाएंगे यहाँ से, तब जाके सरकार थोड़ी नरम पड़ी। क्या कहेंगे? कभी नहीं। देखिए, ये तो साफ है, तो सामने। रजत जी, एक धरना प्रदर्शन और अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। आप देख चुके लाल किले पर क्या हुआ, आप देख नहीं, किसान गुंडे नहीं, किसान कई गुंडे नहीं, किसानों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता किसानों का आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से गुंडा बता रहे हैं। वो किसान जिसका 900 मक्का बिका, 900 में मक्का बिका, 900 में धान बिका, और हर गली नुक्कड़ पर इसी किसान को लठ मार के इसकी जेब से गाढ़ी कमाई चालान के नाम से वसूली जा रही है। उसी को आप नोट कर लीजिए, आपके चैनल पर लाइव चल रहा है कि उसी किसान को हमारे भाजपा के साथी गुंडा बता रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। यही इनका जय जवान जय किसान है। जी, कह रहे हैं गुंडा, ये जैसे कांग्रेस। रजत जी, लाल किले पर जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने पुलिस वालों को घायल किया, मारने का प्रयास किया, क्या वो किसान हो सकते हैं? वो 100% गुंडे हैं। इस पार्टी का नेता है जिसके नरेंद्र मोदी के साथ संबंध थे। और मैं यहाँ की बात नहीं, मैं ट्रंप के उस जो व्हाइट हाउस पे हुआ था तमाशा, वो तिरंगा फहराने वाला क्या अमित शाह के परिवार का व्यक्ति नहीं था जिसने तिरंगे को वहाँ पे फहरा के फिर हिंदुस्तान की बेइज्जती करवाने का काम किया है? आप बात करते हैं लोकतंत्र की। इस लोकतंत्र में हम शिवसेना के लोग इनके साथ 35 साल रहे, हमारे साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। हमको 2018 में गोली मरवा दी वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे। हमने आवाज उठाई थी उत्तर भारतीयों के समर्थन में, इन्होंने गुंडाई करवाई, इन्होंने देश के लोकतंत्र की हत्या करवाई है, किसान से लेकर नौजवान तक। और इस देश के जो सीमा पर जवान शहीद हुए पुलवामा अटैक पर, यहाँ तक कि जो हमारा पठानकोट में हुआ, उसमें ये एसआई के लोगों को बुलवा के जांच करवाते हैं। जवाब देना होगा। जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करते आपके तख्ता
पलट का समय आ चुका है। क्या लगता है बब्बन जी, तख्ता पलट का समय आ गया है क्या? बिल्कुल तख्ता पलट का समय नहीं आया है। हमारे शिवसेना के जो पुराने साथी थे, एक कांग्रेस के साथ में बिगड़ चुके हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के साथ हम बिगड़ गए। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कांग्रेस ने। कौन? सुनिए, ऐसा है, जो लोग अंग्रेजों के साथ जंगे आज़ादी में रॉयल सीक्रेट सर्विस बना के पहले से बिगड़ाए हों, उनका नज़रिया ऐसा ही नज़र आता है। समझ रहे हैं? जी मैं एक बार, राहुल जी क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल जीतू जी आ रहा हूँ। जी राहुल जी। इस लोकतंत्र में किसान को खालिस्तानी और गुंडा बताने वाले भाजपा के तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, जो मुझको सिर्फ खाली बब्बन जी ये कह दें कि कम कहते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, नाथूराम गोडसे जी को, ये वो राष्ट्रभक्त मानते हैं कि देशद्रोही मानते हैं? बता दीजिए बब्बन जी। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की, हम कतई उसको राष्ट्रवादी नहीं मानते। एक लाइन की बात, कभी नहीं माना है, ये कतई नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। आप चैनल पे बोल रहे हैं नहीं, बिल्कुल चैनल पे बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जी की बिल्कुल कहते हैं जी, कोट करिए आप। जी मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? और अच्छी बात है अगर वो महात्मा गांधी जी को महापुरुष मानते हैं और नाथूराम गोडसे जो हत्यारा है राष्ट्रपिता का, अगर उसको देशद्रोही मानते हैं, तो मैं इनको कम कहते हैं बहुत बहुत नमन करता हूं कि कम से कम आज किसी भाजपाई ने सच्ची श्रद्धांजलि आज महात्मा गांधी को दी। मिल गई। स्वच्छ भारत अभियान सफल रहा 2 तारीख का। अब ये तो आप देख रहे हैं कितना स्वच्छ हुआ है। क्या कह रहे हैं जीतू जी? मुक्त हुआ, कितना गड्ढा। 50 साल तक जिन लोगों ने नागपुर में तिरंगा न फहराया हो, अब वो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं किसी को या सर्टिफिकेट दें, तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत न्यायप्रिय है। दूसरी बात, गंगा में तैरती हुई लाशें, जैसे इन्होंने कहा फोटो झूठी है, गंगा में तैरती हुई लाशें लाइव चल रही थी टीवी पे। एक बात मैं और यहाँ पे करेक्ट कर, गंगा में तैरती हुई लाशें खुद बयां कर रही थी कि व्यवस्था क्या है। लोग अव्यवस्था की मौत मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था, डॉक्टर्स की कमी थी। सपा सरकार के बनाए हुए 75 ट्रामा सेंटर हरदोई में भी है, हर जिले में है, वो ट्रामा सेंटर काम आए हैं। इनकी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी। 108 102 एम्बुलेंस अखिलेश जी की एम्बुलेंस थी तो लोगों की जानें बची हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई भी इसमें श्रेय नहीं हो सकता। किसी की जान भी बची हुई होगी तो मुख्यमंत्री जी का कोई श्रेय। गुंडई वाली बात कर रहे थे अभी, मुख्यमंत्री ने 67 मुकदमे अपने वापस ले लिए। अब जब 67 मुकदमे अपने वापस ले लिए तो गुंडा कौन है इसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। एक वो गृह मंत्री जी हैं, तड़ीपार भी रहे, तमाम मुकदमे उन पर भी रहे, तो उनका भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। रही कानून व्यवस्था की बात, 34 वकीलों की हत्या इनकी 4.5 साल की सरकार में हो गई और करीब 35 पुलिस वालों की हत्या हो गई है। 209 सपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, 14 बीजेपी के नेताओं की हत्या हो गई है, गुंडों ने की है, और 13 बसपा के नेताओं की हत्या हुई है, और करीब 25 पत्रकारों की हत्या इनकी सरकार में हुई है। और गैंगरेप, कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चियों महिलाओं के साथ गैंग रेप के बाद हत्या हुआ है। क्या कानून व्यवस्था आप बात करते हैं? जेल में हत्या हो रही है, विधायक की हत्या हो रही है, ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो रही है, अधिकारियों की हत्या हो रही है। किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? किस गुंडई की बात करते हैं? गुंडई तो अब शर्म पर है। सारे आंकड़े आप टीवी चैनलों से निकलवा लीजिए। कई गुना गुंडई बढ़ गई है। मतलब बीजेपी का हो या गुंडई, दोनों का अर्थ एक है। झूठ बोलो या मोदी जी, दोनों का मतलब एक है। मतलब अलग अलग नहीं है। झूठ कह दो या मोदी जी कह दो, दोनों का नामकरण एक ही है, सेम। बब्बन जी, ये तो यूपी की कोई अलग परिभाषा बता रहे हैं जितेंद्र जी। हाँ, इनकी सरकार में स्थितियाँ थी। अच्छा, इनके सरकार में ऐसी स्थितियाँ थी, आपने सुधार दी हैं? बिल्कुल सुधार दिया है। इनकी सरकार में इनके ही यहाँ के उन्नाव जिले के हमारे MLC थे अजीत सिंह, उनकी हत्या हुई थी, याद होगा इनको। और भी कई ऐसे थे, और भी कई ऐसे थी। गायत्री प्रजापति इन्हीं की पार्टी से हैं, हमारे दल के नहीं। याद है गायत्री प्रजापति के? नहीं, गायत्री प्रजापति याद है। इनकी सरकार में बिल्कुल जो अराजकता का माहौल था। आज जब वो समस्याएं दूर की जा रही हैं, एक एक करके दूर की जा रही हैं, तब इनको दर्द हो रहा है, और दर्द होना लाजमी भी है। हमारे साथ महिला भी मौजूद है। 1 मिनट आता हूँ मैं जी, बस एक लाइन ले लूँ जी। आपका क्या लगता है कि अपराध मुक्त बन गया है उत्तर प्रदेश? हमें तो ये लगता है कि जैसे हमारी भाजपा सरकार में लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं,
इतनी ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं कि देखिए लखीमपुर में चीरहरण हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। इनकी सरकार में हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। एम्बुलेंस में दारू जा रही है, ये काम हो रहे हैं। एम्बुलेंस में गलत काम हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार इतने शर्म चीमा बढ़ा गए कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं हो रही। पुलिस थाने जाओ तो वहाँ महिलाएं मार के भगाई जाती हैं। कोई महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रह गई। इस सरकार में क्या रह गया है? माताएं बहनें इतना परेशान है। 2-2 हज़ार रुपये मोदी दे के, देहात में हम लोग जाते हैं तो माताएं बहनें कहती 2-2 हज़ार रुपये बिटिया दे के मेरी आंतें निकाल ली गई। बताइए, ये सरकार में हो रहा है। इस सरकार में हमें पता ही नहीं लगता है कि अब भाजपा का विकास तो रहा ही नहीं है। विकास के नाम पे लूट मार। डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, कहाँ से गरीब चलाएगा? क्या साइकिल चलाए? आप लोग प्लेन के टिकट तो सस्ते करा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे करा रहे हैं। प्याज गरीब खाता है, लहसुन खाता है, टमाटर खाता है, उसके दाम महंगे करा रहे हैं। VIP खाना इटली से आता है, वो सस्ता है उनके लिए। वाह भाई वाह, मोदी सरकार, ये है मोदी सरकार। राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी अपनी बहन को सुनता हूँ तो मुझको 4 लाइनें याद आ जाती हैं कि हवाएं नफरतों की चल रही हैं रोज भारत में। आपको कोट कर रहे हैं बब्बन जी आपकी सरकार को कि हवाएं नफरतों की चल रही हैं रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों की, गुजारिश है कि साहब तुम पुराने दिन वो लौटा दो। क्या पुराने दिन लौटेंगे बब्बन जी? किन पुराने दिनों की बात कर रहे हैं? उन पुराने दिनों की जब वहाँ कन्नौज में एक ब्राह्मण की सर काट लिया जाता था, उन पुराने दिनों की बात हो रही है? या उन पुराने दिनों की बात हो रही है जब आपातकाल लागू कर दिया गया था? या उन पुराने दिनों की बात हो रही है जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी निहत्थे? आखिर किन 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 पुराने दिनों की बात कर रहे हैं? या उन पुराने दिनों की बात हो रही है जब सैफई में सरकारी पैसे पर नाच कराया जाता था? उन पुराने दिनों की बात हो रही है? या उन पुराने दिनों की बात हो रही है जब जीप की बोनट पर एक सीओ को बांध के घुमाया जाता था? ये उन दिनों, उन पुराने दिनों की बात हो रही है जब नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज होता था? नहीं, ये उन दिनों की बात, ये एक सेकंड ये उन दिनों की बात कर रहे हैं जब ब्लॉक प्रमुखी और जिला प्रशासन वाले चुनावों में लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जाता था। ये उन दिनों की बात कर रहे हैं, उस पर बताइए। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख एक अब बात हो रही, इन ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रही। अरे हमने वैसे भी चुनाव देखे हैं जब जबरदस्ती लोगों को बाहर कर दिया जाता था। हमने ऐसे चुनाव देखे हैं जब जीते हुए प्रत्याशियों को हरा दिया जाता था। आज निष्पक्ष जब चुनाव हो गए तो आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि जिला नहीं, अभी मौका देंगे। जैसे जिला पंचायत नहीं, वो क्लियर हो गया था, वो क्लियर हो गया था। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, बिल्कुल भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। कानून व्यवस्था ठीक की जा रही है, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल किया जा रहा है। कानून व्यवस्था ठीक हो रही है और ठीक हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर जितने भी टीवी के सर्वे आप सबके आ रहे हैं, आप सबके जितने टीवी पर सर्वे आ रहे हैं, कानून व्यवस्था में योगी जी का राज नंबर 1 पर है। बताइए, आजादी पे सवाल आ गया। कौन सी चंद्र बोस की 21 साल से प्रतिमा बंद है। 23 जनवरी सन 2000 को आपकी सरकार में नरेश चंद्र अग्रवाल की इशारे पे प्रतिमा उखड़वाई गई, शिवसेना को उखाड़ दिया, इसलिए क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद में डायनामाइट लगा के हमने उड़ाया था। अगर हम नहीं उड़ाते तो वो पिलर के अंदर से राम मंदिर के पत्थर नहीं निकलते, जिसे आर्कनाइज सर्वे में जो रिपोर्ट आई जिस पे राम मंदिर बना, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपको अगर गुजरात के अहमदाबाद से निकालना ही था रथ, तो आप अयोध्या क्यों गए थे? आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पर जाना चाहिए था। कोठारी बंधुओं का परिवार का क्या हुआ? महाराष्ट्र के लोगों का एक भी जिम्मेदारी आपने नहीं ली। आपने अराजकता फैलाई है। आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे, साइमन कमीशन के नाम पे, लाल डलहौजी के नाम पे, जमीन हड़पने के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे देश का सत्यानाश कर दिया है। अब ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं, अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां के मार्ग पर चलेगा, गांधी के मार्ग पर चलेगा, बोस के मार्ग पर चलेगा। जी बोलिए। भाई साहब हमारे कह रहे हैं जो बड़ी तेज आवाज़ में जो सरकार के खिलाफ जो अपना बयान बता रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा 2014 जब सरकार समाजवादी की थी तब ये लोग सो रहे थे क्या? 14 में सो रहे थे क्या? तब सोने का काम हो रहा था। अभी भाई साहब जब महिला हमारी कह रही थी
कि तुम्हारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा। मैं पूछता हूँ 2014 पहले अत्याचार नहीं हो रहे थे, महिलाओं में बलात्कार हो रहे थे, तब कहाँ सब लोग सो रहे थे, तब कहाँ सब लोग सो रहे थे? इस समय की बात कर रही हूँ मैं, जबकि ये भाजपा सरकार है, तब से बात कर रहे हैं कि तब आंकड़ा निकलवाए कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई। पूछिए। एक मिनट आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछिए कि कोविड के काल में जितने भी प्रवासी मजदूर थे और वो रास्ते में चल के जिनकी मौत हो गई, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, लेकिन 1-1 लाख रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको दिया। ये जिम्मेदारी है माननीय अखिलेश यादव जी। जी ये सही बात है। अभी हमारे अभी ये बात सही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में 99 मजदूर ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, पैदल आए, भूख से मरे, एक्सीडेंट से, सब परिवारों को 1-1 लाख रुपया। हरदोई में मैंने खुद जाके 1-1 लाख दिया, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था उनके परिवारों को देने। ये लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, राज्य सरकार में थे, 1 रुपये की इन लोगों ने मदद नहीं की। मतलब मानवता है ही नहीं। अब सुनिए, डीजल 100 रुपये में, पेट्रोल 105 रुपये में। ये मोदी जी जब सरकार थी, दूसरे दल की सेंट्रल में सरकार थी, कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की अस्मिता गिरती है। रुपया गिरता है इसका मतलब देश की सरकार गिरी हुई है। रुपया गिरता है इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं। इतने गंदे शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे। आज डीजल कितने में? तब अंतर्राष्ट्रीय रेट क्या था? आप प्रति बैरल पर बात करेंगे तब अंतर्राष्ट्रीय रेट जो था 120 डॉलर पर बैरल था। आज 70 डॉलर पर बैरल है। कितना अंतर है? आप क्यों 100 रुपये में डीजल बेच रहे हो? आप क्यों 105 पेट्रोल बेच रहे हो? नहीं तो स्वतंत्र देव सिंह तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बढ़ी है। कहाँ महंगाई नहीं बढ़ी है? अरे वो अरबपति आदमी है, वो तो कहेंगे इस तरह की बात है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अरे किसान से पूछो जो वहाँ धरने पर बैठा है, वो बताएगा 100 रुपये डीजल हमें कितना महंगा पड़ रहा है। किसान से पूछिए, 105 रुपये में पेट्रोल ले रहा है तो मोटरसाइकिल पेट्रोल कैसे भरा रहा है। उस गरीब से पूछिए जो 100 रुपये में डीजल खरीद रहा है। आप 400 रुपये 350 रुपये में सिलेंडर मिलता था, दूसरी सरकारें जब थी, आज 900 रुपये में सिलेंडर है। आप महंगाई चरम पर है। 200 रुपये में कड़वा तेल, सरसों का तेल जिसकी बात कर रहे हैं, दालें आप देखिए। महंगाई से टूट गई इस देश की जनता। भ्रष्टाचार इनकी सरकार में उससे टूट गई। किसान, जनता, महिलाएं सब इनसे परेशान है। पूरे देश की जनता इनको जवाब देगी और समाजवादी पार्टी के प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। जो नीतियां इनकी सरकार की हैं, इन्हीं नीतियों की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल ये बाहर थे और उत्तर प्रदेश में 14 साल इन्हीं नीतियों के बदौलत सत्ता से बाहर थे। और यही नीतियां आती हैं तो ये इतना परेशान करते हैं पब्लिक को, इतना लूटते हैं, इतना चूसते हैं कि इनको लंबे समय के लिए सत्ता से बाहर कर देती है जनता। बब्बर जी, कौन सा उत्तर प्रदेश नहीं वो चलिए आप बोलिए। अभी हमारे भाई जीतू ने एक चीज़ कही है कि स्वतंत्र देव सिंह जी करोड़पति व्यक्ति हैं। हमारे किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के ऊपर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। एक भाई सुन लीजिए, रजत जी आप सुनिए, सुनिए भाई, सुनिए गुप्ता जी, किसी भी हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं और इनके प्रत्येक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी जो महिलाओं के उत्पीड़न की बात कर रहे थे, एक चीज बताइए, इन्हीं के दल के मुखिया ने कहा था बलात्कार पर कि नौजवानों से, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कहा था कि नहीं कहा था? आज ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मौका मिलेगा सर, आपको मौका मिलेगा, मगर मुद्दा ये नहीं था कि स्वतंत्र देव सिंह करोड़पति हैं कि रोडपति हैं। मुद्दा ये है कि उन्होंने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बढ़ी है, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई विश्वव्यापी है, कोई भारत में नहीं बढ़ी, पूरे विश्व की है, पूरे विश्व की है। एक चीज बताइए, कोरोना महामारी, भैया आप सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की। महामारी क्या होती है आप बताइए? महामारी जब कोई ऐसा रोग जो कंट्रोल ना हो रहा, वही महामारी होता है। और ये महंगाई सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी है, संपूर्ण विश्व आज महंगाई से समस्या है। तो आप मानते हैं ना कि महंगाई बढ़ी है, तो उसके बीच ऐसा बयान कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई कैसे बढ़ी है?
महंगाई बढ़ने के कारण भी हैं। नहीं, आप मानते हैं ना कि स्वतंत्र देव सिंह का बयान गलत है? नहीं, कतई गलत नहीं। उन्होंने कहा जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, विश्व में बढ़ी है। बात सुन लीजिए, लेकिन जो चीज़ें कहीं पर कुछ समस्याएं बढ़ने की हैं वो विश्वव्यापी है, वो खाली भारत में नहीं है। लेकिन जैसी बात कर रहे हैं महंगाई की, ऐसी कहीं पर समस्या है नहीं। नहीं तो क्या लगता है, हम आम पब्लिक से एक सेकंड, हम आम पब्लिक से पूछ लेते हैं। आप बताइए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है महंगाई, आप बताइए। बिल्कुल बढ़ी है महंगाई, बढ़ी है भैया बढ़ी है भैया, महंगाई बढ़ी ना? बढ़ी है बिल्कुल। कौन रोजगार पे ही बात करेंगे, पहले महंगाई पे कंप्लीट कर लें। कांग्रेस से ही पूछेंगे, क्या लगता है सर? सब तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी, कौन सी परिभाषा है आपकी महंगाई की जो लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं, महंगाई बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी। देखिए, कोरोना की जो समस्या है, हम सबको फ्री टीका दे रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं करता है। कितनों को लगा है टीका? यहाँ पे कितनों को टीका लग गया है? एक सवाल, यहाँ पे कितनों को टीका लगा है? हाथ उठा दे बस। वो लोग नहीं, वो लोग, एक मिनट, एक सेकंड, वो लोग हाथ उठ, एक सेकंड, मैं सुन रहा हूँ। जी, एक जी, मैं कह रहा हूं कि कितनों को टीका लगा है, बस हाथ उठा दें एक बार। जितनों को टीका लगा एक बार हाथ उठा दें, एक बार सबको ले लीजिए। जी, आप बताइए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वैक्सीन ये तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की है, हो सकता है इसलिए ना लगवा रहे हो। समाधान की बात है, अभी निकला है कि 2 मृत लोगों को वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिनकी मृत्यु हो चुकी है बहुत पहले। उन लोगों मेरा एक कहना है रजत जी भाजपा से कि कल जब बच्ची या बालक पढ़ के हाई स्कूल या इंटर करके निकलते थे तो हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिया करते थे, उस पे उनकी फोटो हुआ करती थी। आज 5 किलो राशन देकर झोले पर फोटो खिंचा रहे हैं, छोटा फोटो, और वो जिसमें राशन की कीमत जितनी नहीं जितनी झोले की कीमत है। 3 रुपए किलो वाला 15 रुपए और झोले की कीमत 80 रुपए है। बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाकर 5 बेरोजगार बना रहे हैं, आदमी को बना रहे हैं। ये भाजपा है, इस चीज को आप देखिए। जो आपने गौशालाएं बनवाई थी, गौशालाएं में आज उन गौशालाओं में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जा रहा है, देखो गाय बंद है कि उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जो है पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो इस समय इनसे पूछना चाहता है, जो उन्होंने वादा किया था इनके मुखिया ने कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितने करोड़ रोजगार दे दिए? मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा शांति से सब लोग सुन लीजिए। देखिए, सबके हित की बात है। इनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं लगातार हम लोग कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौमों को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है ये भारत देश मेरा, इसे अपने फायदे के लिए धर्मों में मत बांटिए। पहली चीज। बब्बन जी से ये पूछ लें, ये भी इसी अंदाज में जवाब देंगे या कैसे जवाब देंगे? अब जैसे दे पाए वो दें, मैं तो चाहता हूं कि वो दे। फिलहाल 2014 से हिंदुस्तान की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना के उन्हें सेंट्रल और राज्य सरकारों में बैठाला, इस अपेक्षा के साथ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये सिर्फ एक जुमला था और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ खाली अपने मन की बात को करने में मस्त हैं। जनता की बात शायद अब उनको सुनाई नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची हो चुकी हैं। रजत जी, दीवारें बहुत ऊंची हो चुकी हैं। और कहना चाहता हूं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने अभी देखा नहीं है आँखों का समुंदर होना। आपको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान की जनता देखिए बहुत भावुक है। एक उम्मीद दिखाई पड़ी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे पर। सेंट्रल और राज्य सरकारों में उन्होंने आपको ताकत देने का काम किया, पर जिस तरीके से आज सड़कों पर बेबसी का आलम है, व्यापारी त्रस्त है, हिटलरशाही, अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है। जो काम कल 10 रुपए में हो जाता था आज वो 10,000 रुपए में हो रहा है। जो चालान 100 रुपए का होता था वो आज 10,000 रुपए का कट रहा है। ये कहीं ना कहीं कुठार घात है गरीबों के साथ।
ज़्यादा दिन ये सरकार अब रुकने वाली नहीं है। आप देख लीजिए। अभी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को बुला के चुपचाप किनारे बैठा के बात करो, फपक के रो देगा। ये लोग संस्कृति और संस्कार बहुत बताते हैं। अपना नोट भरते हैं, जेब भर देते हैं नोटों से। और कार्यकर्ता जब किसी काम को जाता है उसको संस्कृति बताएंगे, संस्कार बताएंगे, आरएसएस का ड्रेस बताएंगे, दुनिया का उसको तामा झामा समझाते हैं। हिसाब से जब महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई क्यों नहीं बढ़ी है? आप देखिए ना, अभी देखिए ना, महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़ी है। आप देखिए 100 रुपए में डीजल महंगाई नहीं दिख रही है, 105 रुपए पेट्रोल महंगाई नहीं दिख रही है। बता रहे हैं कि उसका पैमाना अलग है। पट्टी बंदी है, सत्ता जाने के बाद दिखेगी इनको महंगाई। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, गले में आलू की माला और करेला लौकी लेके बैठ जाती थी, अब कहीं नहीं दिख रही है। प्रदर्शन करती थी, केवल 2 रुपया बढ़ जाता था डीजल पे। अब नहीं, पहले तो 10 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा बढ़ता था। इनके में और सिलेंडर बढ़ता था 2 रुपया, 5 रुपया, अब बढ़ता है 75 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं ना, सिलेंडर बढ़ गया। हमारे प्रधान सेवक अंतर्राष्ट्रीय नेता। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय अब किसी 20 साल के लिए सेंट्रल में चले जाएंगे अगर यही नीतियाँ रहेंगी। मोदी जी जिस तरह से परेशान कर रहे हैं देश की पब्लिक को, और योगी जी काम क्या किया, काम नहीं बताएंगे। आपने क्या ऐसा काम कर दिया? ट्रामा सेंटर हमारा बनाया, मेट्रो हमारी बनाई, एक्सप्रेस वे हमारा बनाया हुआ, 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया हमने दिया, 100 डायल हमारा, 1090 हमारा, इंटरनेशनल स्टेडियम हमारा, मुख्यमंत्री भवन हमारा, गोमती रिवर फ्रंट हमारा है। आपने सपना दिखाया स्मार्ट सिटी का, आप नहीं बना पाए। अखिलेश ने ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी परियोजना उन्नाव में नींव रख दी, इलाहाबाद सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना उसमें इलाहाबाद में नींव रख दी। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाए, कोई सपना पूरा नहीं। मंदिर भी क्या इनका दिया? मंदिर सुप्रीम कोर्ट की देन है। ये कहा मंदिर करेंगे और क्यों श्रेय लेंगे? वो तो कह रहे हैं हम श्रेय नहीं लेते, हो तो आस्था का विषय है। श्रेय लो। पहला प्रधानमंत्री मैंने देश में देखे हैं माननीय मोदी जी, जो स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं। होल्डिंग लगी, मोदी जी धन्यवाद। ऐसी सरकार देखी क्या कभी? ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी? या ऐसा मुख्यमंत्री? एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक तरफ मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी। अरे जनता को ठग लिया इन लोगों ने भाई, परेशान कर दिया है पब्लिक को। घुट घुट के जी रही है पब्लिक, इंतजार कर रही है वोट डालने का। पहली बार देख रहा हूँ आज़ाद भारत में पब्लिक इतना आतुर है वोट डालने के लिए, क्या जल्दी चुनाव आ जाए। लेकिन संवैधानिक उससे बंधा है, सरकार इनकी गिर गई है, बस कानूनी दायरे से चल रही है सरकार, तो जनता ने इनकी गिरा दी है। कांग्रेस जी, आशीष जी क्या कह रहे हैं? क्या कहें बताइए, पूछियो तो बताएं भाई। देखिए देश, पहला सवाल मेरा ये आपसे, क्या लगता है आपको महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी? भैया महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? तो नसीब वाला पीएम है कि नहीं है? भाइयों बहनों, मोदी जी की दाढ़ी, देश की जीडीपी और लोगों की तंगहाली हमेशा नीचे की तरफ बढ़ रही है। समझ रहे हैं? नीचे की तरफ बढ़ रही है। दुर्भाग्य इसी बात का, आज देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई, किसानों की बदहाली, किसान बिलों का विरोध, ये बड़े मुद्दे हैं। पत्रकारों पर मुकदमे, अभी उन्होंने कहा हत्या नहीं हो रही। महेश तिवारी की हत्या कैसे हुई? विकास दुबे आता सफारी में, पलटता टीवी से और हथकड़ी लगी, पीठ पे गोली पड़ जाती, भागता कैसे भैया? उसका पैर खराब था। तो फर्जी इनकाउंटर जो ऐसा है ना, देखिए माफियागिरी का एक परिभाषा है। जो सपा में गुंडे लोग थे वो भाजपा की मशीन में आए और इधर से राष्ट्रपति होकर निकल गए। जो नहीं आए उनके इनकाउंटर हो गए, मुकदमे हो गए, घर गिरा दिए गए। अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, एक मुद्दा। दूसरा, 15 लाख देने का वादा किया, 5 किलो राशन पर आ गए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। वो तो नहीं चले, लेकिन बेचारा गरीब आदमी 5 किलो का झोला उठा के जा रहा है। नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी ने 35 किलो राशन हम लोग देते थे, झोली, आज बोरी भर राशन कांग्रेस ने दिया, झोली भर राशन नहीं मिल रहा। हमने रोजगार दिया, 28 करोड़ लोगों को नरेगा योजना के अंतर्गत काम देके गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आप जश्न मना रहे बड़ी बड़ी होर्डिंग में, 80 करोड़ लोगों को मैंने 5 किलो राशन दिया। ये कोई खुशखबरी है? 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। देश का पीएम कहता है ना, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, सड़क पर चर्चा नहीं करना चाहते। विपक्ष जब सड़क पर संघर्ष करता है तो उस पर मुकदमे लिख दो। किस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हो? मेरे राम का राज्य तो ऐसा था जहाँ कोल, भील, भीलनी, शबरी, केवट, काची, कहार, धोबी, धानुक, गढ़िया, सारे लोग, सबको भगवान राम ने
लेकर चले और लंका पर विजय की। उन्होंने गिलहरियों का भी साथ लिया और सभी का साथ लिया। इनके रामराज्य, ये रामराज्य की, इनका रामराज्य और नाथूराम का रामराज्य है, सावरकर का रामराज्य है, बंच ऑफ थॉट से चलता है, और हमारा रामराज्य संविधान से चलता है। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बब्बन जी पहले कुछ कहेंगे तब मैं सवाल पूछता हूँ। अभी आपने कहा एक विकास दुबे की बात, मैंने नहीं कहा, वो कांग्रेस के। उन्होंने कहा विकास दुबे के इनकाउंटर पर, विकास दुबे के इनकाउंटर नहीं, वो न्यायालय तय करेगा ना, आप तय करेंगे ना हम तय करेंगे। अरे खुशी दुबे दोषी, खुशी दुबे क्यों अंदर है भाई? उसका क्या गुनाह है? क्यों नहीं न्याय मिल सकता? और इतनी न्यायप्रिय सरकार है तो क्यों नहीं मिल सकता भाई? आप ये कौन सी बात हुई? ना ना, जी बताइए। खुशी दुबे जेल में है, ये हमारा विषय नहीं है, ये न्यायालय तय करेगा दोषी है नहीं दोषी होंगी छू अपने बाहर होंगी, दोषी होंगी जेल में जाएंगी। ये नहीं ये तय कर सकते ना हम तय कर सकते। एक मिनट रुक जाइए। एक विकास दुबे के नाम पर इनकाउंटर पर जिनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, संतोष शुक्ला की जब थाने में हत्या हुई थी तब ये कहाँ थे? उनकी 2 नाबालिग बच्चियाँ थी। उसके बाद जो सीओ मेरे मिश्रा सीओ एक मिनट रुक जाइए, हमने नहीं मारा। जो दूसरी बात, जो मिश्रा सीओ मारे गए थे उनकी हत्या पर, उस पर क्यों नहीं बात होती? उस पर इनको दर्द क्यों नहीं होता? वो सिपाही जो मारे गए, जो वहाँ पर हमारे देश के सिपाही, जो हमारे प्रदेश के सिपाही मारे गए, उस पर इनको दर्द नहीं होता है? उसके लिए आंसू इनके सूख गए हैं। इनके नेता के आंसू सिर्फ बटाला कांड वालों के लिए हैं जो रात भर रोती हैं। वो जो सिपाही मरे थे उनके लिए आंसू सूख गए थे। हमारी नेता के आंसू तब भी निकले थे जब हाथरस से लेकर नागल की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा था। हमारी नेता के आंसू तब भी, हमारे नेता को दुख तब भी हुआ था जब आपका प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चला गया था बिरयानी खाने। हमारे नेता को अफसोस तब भी हुआ था, तब भी अफसोस हुआ था जब आपके लोग चादर चढ़ाने जिन्ना की मजार में पाकिस्तान गए थे। कहिए। जयपुर में जब बलात्कार हुआ, राजस्थान में बलात्कार हुआ, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ जयपुर है, राजस्थान सरकार है। उन्नाव वाला राजस्थान सुन लीजिए आप, उन्नाव पे भी हुई भैया, कार्रवाई हुई। हमारे जो दल के विधायक थे उनको निकाला गया, वो जेल में है। उनकी सुन लीजिए, उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया गया। हमारे कार्रवाई होती है, हम अपने पराये में भेद नहीं करते हैं। ये भेद करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, चाहे सरकार में बैठा व्यक्ति हो, चाहे पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो कानून शिकंजे में है, अगर कोई गलती करता है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये फर्क है। जी अरे सुन लो भाई, अरे सुनो भाई, जब जो है देखिए ऐसा एक तरह कार्रवाई होती है, ये बचाने की अंतिम सीमा जब खत्म हो जाती है, जैसे चिन्मयानंद को आखिरी तक बचाते रहे, पूरे विश्व में थू हो गई, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया, ऐसा ही सेंगर में हुआ, लास्ट तक सेंगर को बचाते रहे, पूरा एडी चोटी का जोर लगा दिया। जब कुछ बचा ही नहीं, पूरे देश में थू हो गया, तब जेल जाओगे ही, कोर्ट का आदेश होगा जेल जाओगे ही। खुशी दुबे पत्नी है जिसकी, वो अपराधी था। खुशी दुबे का क्या दोष है? खुशी दुबे अपराधी है क्या भाई? किसी निर्दोष को जेल भेज दो और फिर कह दो न्यायालय तय करेगा। कैसा आपका तानाशाही सरकार है भाई? हैं? अब इनको देखिए सत्ता से बाहर जाना है। अब इनको उत्तर प्रदेश की सत्ता में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। कानूनी तौर पर ये विराजमान है। जनता ने इनकी सरकार अभी से गिरा दी है। 50 रुपए का अनाज नहीं है, झोले की कीमत उससे ज़्यादा है। ये वही लोग हैं जो लैपटॉप पर अखिलेश जी के फ़ोटो का विरोध करते थे, अब कहीं भी फ़ोटो चिपका दे रहे हैं, चाहे झोला मिले और चाहे मेज कुर्सी मिले, कहीं भी चिपका दे रहे हैं फ़ोटो। एक मिनट में कांग्रेस की सुन लो फिर। भैया किसान कर्जा माफी के सर्टिफिकेट भूल गए हमारे साथी। 25 पैसे का कर्जा माफ हुआ, 50 पैसे का, 1 रुपए का पंडाल लगा, 14 लाख का ठेका भी भाजपा नेता के पास उस पंडाल का था, और सर्टिफिकेट छपा उसकी कीमत 100 रुपए। ऐसे गरीबी, ऐसे लोगों का, किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। जी कहिए। रजत जी, हमने सबसे पहले सरकार में आने, उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, हमारा सबसे पहला मुद्दा था किसानों का कर्जा माफ। सबसे पहले कैबिनेट में वही मुद्दा पास हुआ, कर्जा माफ हुए। हमने कोरोना के समय, आप देखते होंगे उससे पहले की सरकारों में जो मर जाए महामारी हुई, 1 साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन आई, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन आई। ये हमारी सरकार ने किया, ये हमारी सरकार। अरे वैज्ञानिक इससे पहले भी थे, क्यों नहीं वैज्ञानिकों की बात सुनी जाती थी? क्यों नहीं वैज्ञानिकों को सुनी जाती थी? क्यों सेना को जूते तक नहीं मिल रहे थे? क्यों सेना को हथियार नहीं मिल रहे थे? क्यों सेना के लिए साजो सामान नहीं मिल रहे थे? ये किया हमने करके दिखाया है। हमने फ्री अनाज दिया है,
हमने फ्री अनाज दिया गरीबों को, हमने महिलाओं के लिए उज्ज्वला का फ्री सिलेंडर दिया कोरोना काल के समय, हमने किया है, हम करके बताते हैं। और लोकतंत्र में लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होते हैं। हमने 2014 जीता, हमने 2017 जीता, हमने 2019 जीता, स्नातक एमएलसी का चुनाव हमने जीता। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे जमानत नहीं बचा पाए। मैं एक सेकंड, पंचायत चुनाव हमने जीता, एक सेकंड, पंचायत चुनाव हमने जीता। मैं पार्टी जनता से जीती है, डीएमएसपी से जीती। मैं बात कर, जो लोग कानून व्यवस्था को बंधक बनाए बैठे थे, जो लोग कानून व्यवस्था को बंधक बनाए बैठे थे, आज वो कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। जिनकी सरकारों में पुलिस बंधक थी, जिनकी सरकार में अराजकता हावी थी, आज वो बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की है। एक सवाल मैं बस करना चाहूंगा कि अगर जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का कैसे हो सकता है? ये कितने ज्यादा है? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप पर्चा भरने की हिम्मत नहीं कर पाए। आप पर्चा भरे होते, चुनाव लड़े होते, पर्चा आप चुनाव, हाँ, अरे चुनाव भी तो, हाँ, यहाँ तो चुनाव भी हुआ, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। 6 वोट मिले इनको, 6 वोट मिले इनको, 6 वोट मिले इनको जिला पंचायत चुनाव में। कैसी बात करते हैं इनका? और सुन लीजिए, 1 मिनट, अरे सुन लीजिए, जो इनके जीते हुए जिला पंचायत सदस्य वही इनको वोट नहीं कर गए, वही इनको वोट नहीं कर गए। इनके जितने सदस्य वही वोट नहीं कर गए। प्रस्तावक की मुझे बात कर, मैं आऊंगा मैं ले रहा हूँ। नहीं, प्रस्ताव, एक छोटी सी बात कि प्रस्तावक तक की साड़ी खींच ली जाती है, पल्लू उसका खींचा जाता है। कहीं नहीं, सब झूठ। वो झूठी तस्वीरें थी जो वीडियो वायरल हुई। नहीं, यहाँ की कोई तस्वीरें नहीं, कोई वीडियो यहाँ का वायरल नहीं, यहाँ का कोई वीडियो वायरल नहीं है। कहावत है, नाच जाने आंगन टेढ़ा, है ना? कुछ नहीं, जनाधार खो चुके हैं। जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं। ये जनता के बीच जाते नहीं है, एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। जनता इनको छोड़ चुकी है और जिसको जनता ने छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। नहीं, क्या लगता है ये, जैसे 1 मिनट जीतू जी, पहले चीर हरण करके इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। 950 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते और इनके 530, ठीक है। और गोली चली है, भरखनी में गोली चली, मल्लाह में पर्चा फाड़ा गया, सांडी में पर्चा फाड़ा गया। यानी जनता ने हमको जिताया डीएम और एसपी के दम पर, गुंडई करा के, आगजनी करा के, बमबारी करा के, गोलीबारी करा के इन्होंने चुनाव जीत लिया है। लेकिन आम जनता से तो हम चुनाव जीते हैं, तो 22 का मैंडेट तो है ना। इन्हें पता है इनकी सरकार अब जा रही है, सरकार इनकी कोई बचा नहीं सकता है। महिला के साथ अभद्रता, साड़ी खींचना, उसके कपड़े उन्होंने वो नहीं मानते कि वो सही था। कैसे मानेंगे? हैं, अपनी कमी मानेंगे? और एक चीज, अपने मकान की नाप करवा लो सब लोग। मकान बहुत गिराए हैं, भाजपा के नेता अपने मकान का नाप करवा दे, नक्शा वक्शा न बना हो तो बनवा ले, क्योंकि बहुत मकान समाजवादियों के गिराए हैं इन लोगों ने, याद रखना। इनका नारा था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, ये याद होगा। हल्ला बोल भी याद होगा। और ये बराबर ये जो धमकियां दे रहे हैं कि सरकार में आने पर हम ये करेंगे वो करेंगे, चिंता मत करिए, आप सरकार का हम कहीं नहीं आने जा रहे हैं। नहीं तो नारा तो नहीं ना, 1 मिनट, नारा तो ये भी, मौका दीजिए, मौका मिलेगा आपको ही बोलने का। नारा तो ये भी था कि बहुत हुई किसानों पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। कह रहे ना, फिर मैं ये लोग कहते हैं किसान आंदोलन, ये लोग कहते हैं किसान कानून काला है। अरे बताए ना कहाँ पे काला है? ये बोलते नहीं। अरे भाई, आपके पत्रकार, अरे आपके पत्रकार जब जाते हैं, जब किसान मुद्दे पर पूछा जाता है, राहुल जी से पूछा जाता है, भाई बताइए कानून में काला कहाँ पर है, तो कहते हैं सुरजेवाला बताएंगे। जिनको खुद नहीं मालूम किसान में समस्या कहाँ पर, वो किसी प्रश्न का जवाब खुद न देकर के तो सुरजेवाला जवाब देंगे। इतनी संवेदनहीनता। कहीं पर कोई समस्या नहीं है। कोई किसान आंदोलित नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर ये विपक्षी दलों का एक सटकिया हुआ एजेंडा है। एक मिनट, क्रांतिकारी, एक सेकंड, मौका मिलेगा। बब्बन जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या जनता के बीच में आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं ना, कब तक नहीं।
कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं कुछ थी वो धीरे धीरे ठीक भी हो रही हैं। कतई निश्चिंत रहिए, जनता हमारे साथ है। आपने और सुन लीजिए, आज जनता के बीच में आप बात करिए, फेसबुक पर देखिए, जनता कहती है हमें महंगाई स्वीकार है, अगर कुछ भी महंगा हो जाए स्वीकार है, लेकिन मोदी को नहीं हटने देंगे, योगी को नहीं हटने देंगे। एक कमेंट। भाजपा के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि महिला के साथ जो है वो चुनाव में लोगों को नामांकन नहीं करने दिया। अभी लाइव आपने कबूल करा, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने लाइव वीडियो देखा कि महिला के साथ कैसे उसकी साड़ी खींची जा रही थी, कैसे उसको पर्चा भरने से रोका गया था। आज महंगाई की बात कर रहे हैं, आज पूरा देश सड़क पर महंगाई पर। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद और धर्म और जाति के नाम पर लोगों की भावनाओं को, राष्ट्र की भावनाओं को उजागर करके उनका वोट लेने को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसान बताएं कि किसान बिल में काला क्या है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली तक के सारे भारतीय भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो हमें बताएं कि इन तीनों किसान कानून बिल में कि सफ़ेद क्या है। ये पूरी देश की सरकार किसानों को क्यों नहीं 1 साल से समझा पा रही है। ये मेरा इनसे सवाल है। जी जनता के सवाल का जवाब दे दीजिए। सबको मौका मिलेगा सर, सबको मौका मिलेगा। आप बता दीजिए पहले उनका जनता का जो सवाल आया है कि काले कानूनों में क्या सफेद है, भाजपा जनता पार्टी किस चश्मे से उसको देख? नहीं, हमारा चश्मा जो पहले था वही आज है। हम पहले ही कह रहे हैं कि किसान का, कह रहे हैं सावरकर का चश्मा। नहीं, हाँ सावरकर का है, गांधी जी का भी है। गांधी जी सावरकर दो होती हैं, दो होते हैं। दूसरी बात, एक चीज सुन लीजिए, समस्या इनको क्या है, किसान कहीं आंदोलन नहीं है। किसान कहीं, दिल्ली पे कौन था? वो कौन लोग थे दिल्ली पे जो लाखों में थे? बात किससे कर रहे थे? अगर वो किसान नहीं है तो ये बात किससे कर रहे थे? इनके सांसद और बात क्यों कर रहे थे राकेश टिकैत से? अगर वो किसान नहीं, भाई ये कह रहे हैं वो गुंडे हैं, किसान नहीं है, तो ये बात किससे कर रहे थे? जिनसे बात कर रहे थे उन्हीं को गुंडा ही बोल रहे हैं, उन्हीं को किसान भी बोल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं भाई? 2 करोड़ रोजगार नौकरियां कहाँ? रोजगार लोग मांग रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहा पूरे देश के किसान के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा, पूरे देश के किसान के लिए कर रहा है। पूरा देश का किसान परेशान है। किसान हम तो कह रहे हैं, अरे अखिलेश यादव जी करे ना उनके अपने प्रदेश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। सिर्फ यादव ही वहाँ पर भाई किसने रोका है? 16,500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी क्यों नहीं दे रहे हो आप? 100 दिन में वादा था, 100 दिन में वादा किए थे, दे नहीं रहे हैं। रजत जी, भाजपा पार्टी के हमारे मित्र ये समझ चुके हैं कि आज जनता की क्या मांग है और जनता बहुत जल्द इनको तख्त से हटाने वाली है। उस पर इनको 4 लाइन दे देता हूँ, कंक्लूजन करा दिया जाए फिर उसके बाद कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। बब्बन जी आप ही के लिए, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, जिनको ये किसान नहीं मछली समझते हैं, कि सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा देकर मारेगा। गलतफहमी में हैं आप सब लोग, ये कि अच्छे दिन भी आएंगे। अबे बहुत चालाक है दुश्मन, सहारा देकर मारेगा। मतलब वो जो दाना देने की कह रहे हैं वो 5 किलो राशन है क्या? वही तो है। आप बताइए 120 रुपए की लागत के बैग में 5 किलो राशन, क्या ये उपहास नहीं है? क्या ये गरीबों का मजाक नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, बहुत ही झूठी पार्टी है। इसकी कथनी और करनी में पूरा फर्क है। अरे सुनो, एक मिनट, सुनो। अरे भाई सुनो तो, आराम से सुनो। अरे ए भाई आराम। भैया एक बात बताओ, हमारे इतने युवा भाई खड़ा है, किसको यहाँ पे नौकरी और किसको रोजगार मिल गया? बताओ जरा, हाथ उठा। किसी को मिला? किसी को मिला?
अब ये बताओ कि यहाँ पर इस सरकार में पकौड़ा जलेबी बेचने का काम युवा कर रहा है। तेल इतना महंगा कर एक मिनट आप ये इनसे ये पूछिए, भाजपा के जो हमारे नेताजी हैं इनसे पूछिए 2017 का जो मैनिफेस्टो था उसमें से कितने वादे पूरे किए हैं इन्होंने, हमको इसका जवाब दीजिए। एक मिनट, आप इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए, अगर किसान गन्ना बोए तो मुख्यमंत्री जी का पेट दर्द करता है कि गन्ना ना बो। माननीय अखिलेश यादव जी उस पर 80 रुपया बढ़ा रहे हैं। अरे तुम बात करते हो किसानों की, तुमने कितना पैसा बढ़ाया? 14,000 करोड़ रुपया किसानों का तुम रोके बैठे हो। और जब किसान गेहूं जब उसका आप कहते हो कि 1900 रुपया उसमें उसका लेवी पर लिया नहीं जाता, उस पर तुम बात करने को तैयार चाहूंगी। दो शब्द ये बताइए 2 शब्द, क्या ये लोग मानते हैं कि मंदिर मस्जिद बंद क्यों है, अब दारू के ठेके क्यों खुले हैं? ये बताओ, तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा है? और कांवड़ यात्रा अब रुक जाइए, मैं मौका दूंगा। क्या हम ये कह रहे हैं भैया, यहाँ उपस्थित जनादेश ही बता रहा कि जनादेश किधर है। 5 किलो यूरिया की बोरी से 5 किलो यूरिया काटी और 5 किलो उसी यूरिया चोरी करके जनता को राशन दे रहे, अपने पास से दे रहे। एक बात। दूसरा, समूचे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में हरदोई में 72 सीटों पे लड़े, 14 जीते, जिसमें 4 बेईमानी से जीते। आंकड़े सबके सामने हैं। 3 बार सीटें बदली गई। तो जनादेश की चोरी हो, चाहे चंदे की चोरी हो, चाहे यूरिया किसानों की यूरिया की बोरी से चोरी हो, चाहे किसान की गन्ना की पर्ची पर 4 साल से 0 लिख कर आ रहा है, और 2022 में जनता भी इनको ईवीएम पे 0 लिख कर ही वापस करेगी। बब्बन जी एक सेकंड में, अब थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। बब्बन जी, यूरिया पर पैसा कहीं पर नहीं बढ़ा, पैसा घटाया गया है। पैसा घटना नहीं, कहीं नहीं घटाया गया है। हमने बहुत कुछ किया है। हम जनता के बीच विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। बहुत कुछ किया, वही तो जानना चाहती है जनता, क्या क्या किया? जनता सब जानती है। आप बताइए, उज्ज्वला योजना किसने चलाई? उज्ज्वला किसकी देन है? और जो लोग कहते हैं ये जब देश आज़ाद हुआ ये कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और लगातार 60 साल सरकार में, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबों को हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में आज गरीबी हटी है, गरीबों की चिंता भाजपा कर रही है। हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति के जो पायदान बैठा उसकी चिंता करते हैं। अभी बात है, हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात, जब तक मेरी बात सुने, जब बोल देखो भाई साहब, बस यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और तुम्हारा समाजवादी में फर्क है। देख रहे हैं आप, ये समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी के हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। जब सरकार नहीं है तो ये अभी तक ये अराजकता है सपा के लोगों में। मैं कह रहा हूँ क्या स्थितियाँ होंगी, जनता नहीं माने देगी इनको सरकार में। इसी अराजकता को हटाया है जनता ने, भाजपा की सरकार बनाई है। इसी अराजकता को हटाए कर कभी भारतीय जनता पार्टी अराजकता के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी गुंडाराज के खिलाफ है। इसीलिए आज जो ये सरकार हमारी है, योगी जी की सरकार चल रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, और जनता हमको स्वीकार कर चुकी है, कर रही है, आगे भी करेगी। अगर आप अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे सवाल होगा? मौका तो दीजिए बात करने का। मौका दीजिए बात करने का। बब्बन जी, क्या लगता है कि भाजपा पार्टी एक है? बिल्कुल लगता है आपको? बिल्कुल। 23 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में होगा। बिल्कुल नहीं, योगी जी के नेतृत्व। तो फिर बीएल संतोष को क्यों आना पड़ गया? ये हमारी दत्तात्रेय को क्यों आना पड़ा? बंद कमरों में मुलाकातें क्यों? हमारे यहाँ है। हम 4 साल लग गए मोदी जी को, नहीं 4 साल लग गए योगी जी को 4 घर पार करके केशव मौर्य के घर आने। ऐसा नहीं, ये सब इनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, कोविड मैनेजमेंट के टाइम दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं दिखे? योगी जी फ्रंट में थे। सब थे, योगी जी हमारे मुखिया हैं, योगी जी लीड कर रहे हैं। लीडर हर जगह आगे दिखेगा आपको। आपको नहीं लगता डिप्टी सीएम एज अ रबर स्टैम्प यूज किए जा रहे हैं? कतई नहीं, दोनों डिप्टी सीएम हमारे नेता हैं। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं बीएल संतोष क्यों आते हैं, हमारे यहाँ मीटिंगें होती हैं, कई तरह की हमारी एक कोर ग्रुप की मीटिंग अलग होती है। 4 साल में बीएल संतोष एक बार भी नहीं?
BL संतोष जी महामंत्री हमारा संगठन है, BL संतोष जी है। इससे पहले आदरणीय रामलाल जी हमारे महामंत्री संगठन थे, सह महामंत्री संगठन आदरणीय शिवप्रकाश जी थे। तो कौन आ रहा है कौन आ रहा है, जिसको भेजा जाता है वो आता है। नहीं, जिला पंचायत के जस्ट चुनाव के पहले आए और जिला पंचायत की रूपरेखा ही बदल गई उनके आने के बाद। क्या लगता है कि उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाने का कुछ काम किया? प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन में हमारी सरकार का न कोई हस्तक्षेप है, न हमारे जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप है। प्रशासन वही काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, जो प्रशासन जिसके लिए होता है। आज प्रशासन रबर स्टाम्प नहीं है, प्रशासन किसी के जेब में नहीं पड़ा है। इसी के कारण आज जनता बदलाव देख रही है। जनता देख चुकी है, सपा सरकार के बाद, बसपा सरकार के बाद जो बदलाव चाहती थी वो आज है और जनता इसको पसंद कर रही है। इसीलिए जनता हमको पुनः 2023 में स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाई जा रही है। और हम दूसरी बात कह रहे हैं, हमने कहा है 60% हमारा है और बाकी में बंटवारा है। अखिलेश जी ने तो 3 ही सीट छोड़ी। अखिलेश जी ने कहा 400 हमारा, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव 504 नहीं कह गए, ये भी बात है। 504 भी 3 छोड़ दिया। नहीं, 504 भी कह सकते थे, 500 के ऊपर भी हो जा सकते थे। एक सवाल जी, एक सवाल मुझे कर लेना। कहा गया कि 60% हमारा है जी, 40 में बंटवारा है जी, ईवीएम के दम पे। बताइए। अगर अब ईवीएम की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है, ये जान चुके कि आगे आने वाला है, तो दोष किस पर देंगे? तो ईवीएम पर ही दोष इनको थोपना है। इनको मालूम है क्या होने वाला है, ये इनको मालूम है हम चुनाव हार चुके हैं। ये जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, ये जनता के बीच जाएं कैसे? ये जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। इनके ये 5 साल में 1-2 दिन साइकिल चलाते हैं, बाकी फास्ट रूप चलते हैं। ये जनता के ऊपर नहीं, जनता के बीच भाजपा लगातार चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता के बीच जाते हैं। आप देखिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मरा है तो हमारा कार्यकर्ता मरा है। हम जनता के बीच रहे, हमने काम किया जनता के लिए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए रजत जी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता कहीं मरा है तो भारतीय जनता पार्टी का मरा है। ठीक है, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, जवाब। जीतू जी सवाल दूसरा है, अभी इसका जवाब देंगे। पहले 6 लाख कार्यकर्ता हमारे राशन बांट रहे थे, सारे वीडियो फोटो हमारे पास मौजूद है। जिला वार निकलवा देंगे, आराम से एक आदमी बैठाल देना। 6 करोड़ लोगों की मदद की गई, राशन सामग्री, दवा, पानी, हर तरह से। अभी अराजकता की बात आप कर रहे थे, जब इनका ही भाजपा का सांसद विधायक को जूते से पीटता है, इनका ही बीजेपी का विधायक सांसद को जूते से सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अभी योगी जी जबरिया सीएम बने हुए हैं, यहाँ पर ठिकाने लगाने का राजनीति है। भाजपा में ठिकाने लगाने की परंपरा है। मोदी ने, अमित शाह ने अडवाणी अटली को ठिकाने लगाया। अब योगी जी युवा हैं, वो सोच रहे हैं धीरे से मोदी शाह को ठिकाने लगा देते हैं। अभी जबरिया सीएम बने, अभी गए योगी जी तो प्रधानमंत्री से कहे सुनिए मैं मुख्यमंत्री रहूँगा वरना सरकार नहीं रहेगी। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं, अपने यहाँ ठिकाने लगाने का राजनीति है। आपने 2 को ठिकाने लगाया, हम दोनों मिलकर आपको लगा देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री बना रहने दीजिए। सरकार तो जाएगी इनकी, कोई रोक नहीं रहा है। अराजकता चरम पर है, गुंडाई चरम पर है। न किसान महफूज है, न महिला महफूज है, न रोजगार है, न सरकारी नौकरी। लाठी मार रहे हो लोगों को, किसान पे लठ बजा रहे हो। अभी वोट का लठ बजेगा, 351 सीट जीतेंगे ईवीएम की भाड़ में। इसी ईवीएम से चुनाव जीतेंगे, हम दावा करते हैं। और इनको बहुत बुरी तरह से हराने जा रहे हैं, ये जान गए हार गए, ये हमें बता रहे हार गए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, 351 सीट जीतेंगे हम। अभी कोरोना काल में जो बाबा रामदेव ने वो कहते थे मैं कोरोना की वैक्सीन है, आज पूरे हिंदुस्तान के देश के लोगों ने उन पे भरोसा उस समय किया कि मतलब वैक्सीन होगी कोरोना की। उसके बाद वो फर्जी निकला, लेकिन प्रधानमंत्री ने और भाजपा के नेताओं ने कहा कि लोगों ने आवाज़ उठाई बाबा रामदेव को गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट बाबा रामदेव। लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कि किसी की बाप की औकात हिम्मत नहीं मुझे गिरफ्तार कर ले। वही कांग्रेस सरकार थी। मैं पूछता हूँ बाबा रामदेव से, वो उस समय सलवार सूट पहन के भागे थे, भूल गए हैं क्या? आप पतंजलि की जींस तक निकाल रहे हैं आप। एक सवाल जीतू जी आपसे है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ब्राह्मणों को साधने की रणनीति शुरू हो गई है, रेस चल रही है कि ब्राह्मण बड़ा कौन है। अभी अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि सबसे बड़ा हिंदू में। तो ऐसा कौन सा मीटर अखिलेश यादव जी के हाथ लग गया है जिससे वो ये पैमाना नाप रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदू है? अब ये लोग तो नकली हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं, भाजपा आरएसएस के लोग।
केवल राम के नाम को बेचना, उनके नाम पर चंदे का घोटाला करना, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान राम के नाम के बेचो। इन्होंने खूब बेचा है भगवान। हिंदुत्व की क्या परिभाषा, समाजवाद? हिंदुत्व की परिभाषा है सबको लेके चलने की। हिंदुत्व हमेशा सबको लेके चला है। भारत देश विभिन्न धर्म जाति का देश है, ऐसे तो नहीं बना भारत। कितना बड़ा भारत है, विश्व में सबसे बड़ा देश है। अगर ये जो बंटवारे हो गए अगर नहीं होते तो भारत सबसे बड़ा देश था। आज भी भारत चाइना के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। फिर कैसी बात, सभी धर्म जाति के लोगों को हम मानते हैं, क्या ब्राह्मण क्या कोई जाति धर्म, सबको लेकर अखिलेश जी चल रहे हैं। सभी जाति के लोगों को सरकार में जगह दी गई थी, सभी जाति के लोगों को आज संगठन में जगह दी गई है। इसलिए हम सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, हर जात धर्म के लोगों को सम्मान दे रहे हैं और सभी लोग हमें वोट करेंगे और हम सरकार बनाएंगे, सत्ता से बाहर जाएंगे और 14 साल से बाहर जाएंगे। लास्ट बात, एक मिनट सब लोग सुनिए। हमारे जीतू भाई कहते हैं हम असली हिंदू हैं, अखिलेश जी ने कहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनसे आह्वान करते हैं, एक दिन का सेवा कार्य, एक दिन जो वहाँ पर भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है, एक दिन पूरी समाजवादी पार्टी जाकर वहाँ कार सेवा जरूर करे, जनता मान जाएगी असली हिंदू। अरे अयोध्या में कितनी बार मैं दर्शन गया हूँ, ये बताएंगे हमको भगवान राम की श्रद्धा। देखिए हम लोग दान कर आते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। ये लोग दान करते हैं, प्रचार करते हैं, इतना दिया, और चंदा घोटाला करते हैं तो नहीं बताते हैं, दान करते हैं तो प्रचार करते हैं, चंदा घोटाला करते हैं तो नहीं बताते। भाई चंदा घोटाला भी बताना चाहिए ना। ठीक है बब्बन जी, एक मौका मिलेगा। बब्बन जी क्या लगता है कि मौका मिलेगा? एक मिनट रुको, सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, सुन लीजिए शिवसेना जी, सुन लीजिए। बब्बन जी क्या लगता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई या नहीं? कोरोना काल में समस्याएं हुई, महामारी थी। सिर्फ ये सवाल है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई कि नहीं? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से जो लोग जितना दुष्प्रचार कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। आप जो ये अनर्गल सपा के 18 कार्यकर्ता, हमने कहा सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमने खोए हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कोरोना में हमने खोए हैं। हमारे लोगों ने जो सेवा कार्य किया, हमारे लोगों ने जनता के बीच जाकर जो सेवा कार्य किया, जो हमारे लोगों ने राशन बांटा, जो हमारे लोगों ने जनता। राजकुमार अग्रवाल जी के लड़के का देहांत हो गया। हाँ, देहांत हुआ। क्यों हुआ? राजकुमार लड़के का देहांत हुआ, समस्याएं थी। नहीं, कुछ समस्याएं थी। विधायक जी ने भी स्वीकार किया। जो एक बार पूरी हायतुबा मची कि कोरोना में उनका ऑक्सीजन के कारण उनकी मृत्यु हुई। ये मानते हैं ना कि ऑक्सीजन। उसके बाद में जो अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें आप राजकुमार अग्रवाल जी से स्वयं पूछ सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है, अभी यहीं से लगाकर पूछ लीजिए उनके बेटे की मृत्यु के कारण क्या था। मुझे मौका दिया, मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूँ, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, मौका दीजिए। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूँ, क्या भाजपा सरकार ये मानती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? हाँ या ना? बस नहीं, ऑक्सीजन हाँ या ना? नहीं, ये हाँ या ना वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण समस्याएं हुई, लेकिन जो मृत्यु हुई उसके कारण भी दूसरे थे, उनके कारण भी दूसरे थे। आप ये मानते हो कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई ना? नहीं, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अन्य भी समस्याएं थी। जैसे किसी का हाई बीपी था, किसी को अन्य समस्याएं थी। मैंने कि जो उनकी मृत्यु हुई है उनका कारण वो था, उनको सीधे ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया। ये समस्या है रजत जी। सुन लो, एक मिनट सुन लो यार, सुन लीजिए। ऐसा है, चलिए आप ही बोल लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं, आप हमारी आधिकारिक प्रवक्ता हैं। आप एक बात बताइए, जो लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं उस पर मोदी जी की फोटो है कार्ड पे, है कि नहीं है भैया? कोरोना काल में जो लोग खत्म हुए उनके डेथ सर्टिफिकेट भी मोदी जी की फोटो लगा दी, जब ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। लगा दो, उनके मृत प्रमाण पत्र भी तो होना चाहिए। लगाएंगे बब्बन जी? हैं भाई, अगर वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन के कार्ड पर मोदी जी की फोटो है कि नहीं है? तो राशन के झोले पर मोदी जी की फोटो है। हाँ सुनिए तो, अच्छा, जब कोरोना काल में जिनकी मौत हुई किसी भी कारण से हुई, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर अगर फोटो लग जाएगी तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे? जी बताइए ना, जब अच्छे दिनों में फोटो लगाई जा रही है तो जब मुसीबत पड़ती है तो फोटो क्यों हटाई जा रही है? जैसी ये बाद में यही लोग राजनीति करेंगे, कहेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र। अरे भाई, झोले पर
हमारा जो जो सुन लीजिए झोले समस्या क्यों, जो लोग जाते थे कोटेदार उनसे कहता था बोरी नहीं हमारे पास, वो बेचारे वापस चले आते थे। बात सुन लीजिए, अरे जब आई तब ठीक है ना, आप बंटवाइए। अरे हम क्या स्वागत करते हैं, ये लोग बंटवाए झोला। अगर सरकार में तो आप है ना। अरे हम तो बंटवा ही रहे हैं, ये भी बंटवाए जाकर। ये लोग कह रहे हैं कि राशन से महंगा झोला है। नहीं, अरे झोला दे तो रहे हैं, कुछ ले तो नहीं रहे। राशन से महंगा झोला है। नहीं गलत बोल रहे हैं, बहुत ये गलत, ऐसा कुछ नहीं। आप मानते हैं कि झोला महंगा नहीं है? कितने का होगा झोला? नहीं राशन महंगा है, झोला नहीं। मतलब राशन महंगा, झोला महंगा नहीं? झोला नहीं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? राशन फ्री दे रहे हैं हम लोग, उसके साथ फ्री झोला भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ सुन लीजिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सम्मानित सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो भी झोला बंटवाएंगे, व्यवस्था करेंगे। अरे हम आह्वान करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का, आए वो भी झोला अपना दें जाकर उनके बीच, कोई समस्या नहीं, दें जाकर। क्या कह रहे हैं राहुल जी कुछ? देखिए, हमारे भाजपा के मित्र इतना बड़ा बखान कर रहे हैं, जो हमारे क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में जो इन्होंने अन्न सम्मान का जो कार्यक्रम किया, उसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति को अनाज के नाम पर कितना अनाज बांटा गया। दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री ना होकर प्रचार मंत्री हो गए हैं। गरीबों के ज़मीर के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार कि 5 किलो अनाज के नाम पर कम से कम 25 किलो का तो वो बैग दे रही है। उसकी लागत अगर आप जोड़ लो तो शायद वो अनाज भी शर्मिंदा हो जाएगा जो उस गरीब के घर जा रहा है। और उस अनाज की क्वालिटी भी एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप के चैनल के माध्यम से एक बार जरा कोटेदारों की समीक्षा भी कर लें कि क्या उपभोक्ता को पूरा राशन मिल भी रहा है कि नहीं, सिर्फ खाली बखान ही कर रहे हैं। बब्बन जी हम आह्वान करना चाहते हैं, अब भैया हम आप सबका आह्वान कर लेने दीजिए, आह्वान कर रहे हैं। हम आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि ये कोटे की दुकान पर जाएं, कोटे की दुकान पर जाएं। अगर कोई समस्या लग रही हो, झोला अगर खराब लग रहा हो, वो झोला लेके और दूसरा झोला अच्छा दे दें उनको। हम तो कह रहे हैं झोला दे दो। और सुन लीजिए, अगर राशन कोई खराब तो जाए ना, बैठे जाकर। आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो अदा करें। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हो हल्ला कर रहे हैं। जो अच्छे काम है वो भी नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं। जनता से आप दूर हैं, जनता आपसे दूरी बना चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और रहेगी कहीं पर। और जो लोग अभी खाद पर लाठियां चलती थी, यहीं खाद की बोरी पर लाठियां चली हैं, गैस सिलेंडर पर लाठियां चली हैं। आप देख रहे हो कि गैस सिलेंडर गली गली घूम रहा है, गली गली गैस सिलेंडर घूम रहा है। खोमचों में आप जाइए, गली गली में गैस सिलेंडर की गाड़ियां घूम रही हैं, आप देख रहे हैं। कहीं पर कोई समस्या नहीं। गैस सिलेंडर तो इतने महंगे हो गए, गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं। फिर भाई गैस सिलेंडर, आप तेल बांड की बात कर, तेल बांड किसने लिए? ऑयल बांड किसने लिए? कांग्रेस सरकार ने लिए। क्यों लिए? जवाब दें। चलिए ये बात कर रहे हैं। इधर भी जरा एक बार बताइए। अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में हर दल को तुम्हारे कार्यकर्ता समाजवादी बना रही है। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी क्या तुम्हारे यादव के अलावा किसी बना सकती है? हमेशा उन्होंने अपने परिवार बात किया है। अगर कोई ऊपर बढ़ने का काम किया तो अपने परिवार को ही बढ़ाया है। मैं खुल के कह सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, पूछ लीजिए, किसी परिवार को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने का काम कह दें। अरे सुनो, आरएसएस वाले मोहन भागवत को हटा के किसी दलित को आरएसएस का सर संचालक बना दें, क्यों नहीं बनाते? हमने रोका है क्या? हम सभी जात के लोगों को सम्मान देते हैं, क्यों नहीं बनाते? बनाइए। सुन लीजिए, आरएसएस को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। अब बात पूरी हो जाने देना। आप आरएसएस में जो लोग गए होंगे उनसे पूछिए। आरएसएस में अभी तक कोई जो लोग हमारे अधिकारी जो आते हैं, वो लोग जाते हैं, आज तक उनकी कोई जाति नहीं जान पाया है। जैसे रजत हैं तो रजत जी कह के बात करेंगे, रजत सिंह हैं, शुक्ला हैं, मिश्रा हैं, कोई तो जाति नहीं जान। और सुन लीजिए, हम साथ करते हैं भोजन, वो एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। सब लोग एक दूसरे को भोजन वितरित करते हैं। कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं। आरएसएस के लोग समझते कहाँ है? क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि आरएसएस से लेकर और पेगासस तक जो जासूसी का इतिहास रहा है उसको जनता समझ चुकी। जब एनकाउंटर करना हो तो जात देख के हो जाएगा, चीर हरण करना हो तो जाति देखकर हो जाएगा,
और जब अपना लाभ कमाना हो तो जाति नहीं देखते, क्योंकि उस समय वो दान ले रहे होते हैं बंद लिफाफे के अंदर। ये चीज़ है। जी बताइए। हाँ बताइए भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सरकार कोई भी हो लेकिन भला जनता का होना चाहिए। मौजूदा भाजपा सरकार में कोई जनता का भला नहीं हुआ है। कोरोना काल से लेकर अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिसमें जनता का भला हो। भाई कोरोना काल इतना बड़ा आया और गया, तो आपने देखा कि जो हमारी गरीब जनता यहाँ की थी, जो दिल्ली बॉम्बे में पड़ी हुई थी, उनको वो लोग जो है कम से कम 10 दिन भी राशन नहीं दे पाए और बिना राशन दिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये देश की जिम्मेदारी थी कि भाजपा सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको सही जगह पे रखते और उनको सूचना देते, उसके बाद में कोई भी कदम लेते। बब्बन जी बात करने दीजिए। बब्बन जी ठीक है, जिंदाबाद करेंगे बाद में। बब्बन जी, विपक्ष का आरोप है, अखिलेश जी कह रहे थे कि आजम खान जी की बात कर लेते हैं कि आजम खान जी पे ज़बरदस्ती के मुकदमे लगाए गए और अधिकारियों को प्रमोशन का लालच। बात करने दीजिए, सुनने दीजिए, आप ही के सवाल हैं। और अधिकारियों को प्रमोशन का लालच दिया गया कि आप उन पे मुकदमे लड़ाएं। कितनी सच्चाई है? 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर मुकदमे गलत होते तो न्यायालय से उनको जमानत पहले ही मिल गई होती। मुकदमे सही हैं या गलत हैं ना हम तय करेंगे ना प्रशासन तय करेगा, ये न्यायालय का पक्ष है, ये न्यायालय तय करेगा। अगर सही होंगे तो न्यायालय उनको जमानत देगी। शिवपाल जी का भी एक बयान आया है आजम खान वाले मैटर पे कि भाजपा ने जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीन लिया है। पहले मिलाई परिवार से हो जाती थी, मगर अब इतना टाइट माहौल बना दिया है कि वो अपने परिवारों से भी नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार के ये निर्देश हैं कि अंदर प्रताड़ना ज़्यादा हो रही है। ऐसा नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो भी बातें थी ऐसा कुछ नहीं। शिवपाल यादव जी क्या बयान देते हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस समय बड़ी उधेड़-बुन में। शिवपाल जी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। जी मैं आप जवाब देंगे ना, बोला ना, जी जवाब दीजिए ना। नहीं मैं आजम खान में जवाब लेना पड़ेगा। नहीं, आजम खान वाले पे इतना बड़ा आरोप लगाया है, मैं जवाब लूंगा। बस एक छोटी सी सेकंड का है, सुनिए। आजम खान साहब पे इन्हें जो अत्याचार किया है उसको सुनिए। एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान बनाने वाला व्यक्ति, गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति को आप फर्जी मुकदमा लगा रहे हो। आप बताओ, आप उनको आज परेशान कर रहे हो, कल हमारी सरकार बनी, बताओ उनको बकरी चोरी पर आरोप लगा रहे हो। बकरी चोरी पर आरोप लगा रहे हो, बताओ। अभी कल को गांजा रखने के आरोप में मुख्यमंत्री का आरोप लग जाए तो क्या करोगे? अभी सपा सरकार में मुख्यमंत्री पर गांजा जैसा मादक पदार्थ रखने का आरोप लग जाएगा और चिलम भरने का आरोप लग जाएगा, तब फिर क्या होगा? अब बताओ, होगा कि नहीं होगा? हैं? मुख्यमंत्री रो चुके हैं। अब जब आप बताओ किसी एक ऐसे संसदीय व्यक्ति को जो कई बार सांसद, विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, आप बेवजह सिर्फ एक कि हाँ आपको किसी को परेशान नहीं करना है कि आपके विपक्ष में हर पत्रकार को आपने जेल भेज दिया जिसने आवाज़ उठाई आपके खिलाफ। हर उस नेता को आप जेल भेज रहे हो जो सही बात कह रहा है। क्यों कह रहे हो? और नमक रोटी खा रहे बच्चे और ये कह रहे हैं हम भोजन नहीं, एक टाइम खाने की व्यवस्था करते हैं लोगों के यहाँ जा खा के। RSS के लोग एक टाइम अपना पेट भरने के लिए। क्या कहेंगे राहुल जी, जैसे शिवपाल जी का जो उन्होंने जो अधिकारों को ख़त्म करने का, जनप्रतिनिधि अधिकारों पे जो बयान आया उसको इन्होंने नकार दिया। ये वास्तविक रूप से सत्यता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि इनके स्वयं के जनप्रतिनिधि इतने बेबस और लाचार हैं कि आज उनको कोतवाली और चौकी में बैठना पड़ता है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। आप इनके सीतापुर के विधायक का काम करते हैं, सिर्फ खाली व्यक्तित्व सुन लीजिए। आप यहाँ के संडीला के काम करते हैं, विधायक का काम करते हैं, व्यक्तित्व सुन लीजिए। आप यहाँ के गोपामऊ के विधायक जो हैं उनका व्यक्तित्व सुन लीजिए। वो खुद इतने लाचार हैं और इनकी परेशानी ये नहीं है कि ये सरकार में नहीं आ रही। इनकी परेशानी ये है कि माना इनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं। और मुझे हैरत होता है अपने मित्र भाजपा के साथियों को देख के कि माना आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, पर मुझको हैरत है कि आपको आज भी यकीन नहीं है। आपको आज भी यकीन नहीं। इनको इस स्वप्न से बाहर आना पड़ेगा और इनको स्वयं नहीं मालूम है कि ये क्या करना चाहते हैं। क्या लगता है कि 2022 में शिवपाल जी और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय शिवपाल जी द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है, जो भी गैर भाजपावाद का नारा लेके हमारे साथ आना चाहते हैं, जो भी दल गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, चरण सिंहवादी हैं, जो भी इस फिरकत परस्त ताकत के खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, वो हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ सरकार में आएंगे। निश्चित तौर पर 22 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ये आखिरी है, खत्म हो रहा है। एक मिनट,
अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर गांजा रखने इतना जैसे बता रहे हैं, आप समझ लीजिए अगर इनकी सरकार कहीं पहले तो आनी नहीं आ गई तो स्थितियाँ कौन कौन लोग, अरे हमने बहुत से ऐसे नौजवानों को फर्जी मुकदमे में यहाँ फंसते देखा है। दूसरी बात, शिवपाल यादव जी जो अपने चाचा का नहीं हुआ उनको निकाल के बाहर कर दिया, वो देश का क्या होगा? जो अपने पिता का नहीं हुआ वो दूसरा क्या होगा? जांच कराएंगे कि मुख्यमंत्री आवास में गांजा नहीं है। नहीं, वो सवाल नहीं, इनका जो कहना है, क्या कहना है इनके, एक सेकंड आखिरी चल रहा है, आखिरी सुनने तो दीजिए। अपने आप ही के नेता हैं, आप ही का प्रतिनिधि जो कह रहे हैं जो अपने चाचा का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? आप देखो, चाचा भतीजे चक्कर में न पड़े, धोबी पाट पा जाएंगे सब। घर भर पहलवान है, राजनीतिक धोबी पाट पा जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिरी कांग्रेस से बाइट लेके आखिरी हम प्रोग्राम बंद करें। देखिए, पहली बात समझ लीजिए। अरे अजीत भाई सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अरे सुन लो भैया। अंकित भाई महाराज प्लीज़ 2 मिनट समय दे दो। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाकर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाएगी, हम चुनाव लड़ेंगे। हरदोई सदर के मामले में एक सवाल है, दोनों दल यहाँ हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो किस पार्टी के हैं? सपा के विधायक और भाजपा की मदद कर रहे हैं 2 साल से, खुलेआम चुनाव लड़ा रहे हैं, लोकसभा का भी विधानसभा का भी। तो बाकी अखिलेश यादव जी, बाकी जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उनको तो पार्टी से निकाल देंगे, चाचा को भी हटा देंगे, भतीजों को भी हटा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सदर विधायक जो सपा के विधायक हैं आधिकारिक तौर से और भाजपा के मंचों से लंच पैकेट में दारू भी बांट चुके हैं श्रवण देवी के पावन मंदिर में, उन पर सपा ने क्या कार्रवाई की और भाजपा ने उनमें ऐसा क्या खास देखा कि अभी तक गोदी में लिए घूम रहे हैं? एक योगी जी का बयान आया है जो अभी एक आज तक पे बातचीत चल रही थी, उसमें कह रहे हैं जब मुद्दा ये आया कि क्या प्रियंका फेस करेंगी योगी आदित्यनाथ को, तो योगी जी ने कहा है कि वो तो इंटरनेशनल लीडर हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय चुनाव लड़ना चाहिए, वो यूपी से ज़्यादा इटली जाती है। क्या कहेंगे? असल में योगी जी बेचारे परेशान हो गए हैं, थोड़ा सा उनका भाई ने बताया ना अभी कि सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। मठ से आते हैं, मठ की राजनीति से बाहर तो आए नहीं। और ये अच्छी बात है, प्रियंका जी के बढ़ते हुए कद से उन्हें जलन क्यों है? अजय लल्लू जी जैसा एक आम आदमी उन्होंने उत्तर प्रदेश में संघर्षशील अध्यक्ष दे दिया, इससे योगी जी की अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, यही बात है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय नेता है तो महात्मा गांधी जी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता रहे, राजीव गांधी जी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेता रहे, इंदिरा गांधी जी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेता रहे, और उनकी पोती अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेता है तो योगी जी को जलन किस बात की है? और हमारे जो मोदी आप जी जो हैं वो अब खत्म कर बोल दीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये दादी को लेकर ही क्यों प्रोजेक्ट करते हैं? बाबा का भी नाम ले लिया करें राहुल जी के, कभी ये क्यों नहीं होता है? राहुल जी के बाबा का भी नाम। ये अब कार्यक्रम खत्म करते हैं। ये हरदोई था, हरदोई की बातें थी, हरदोई की जनता थी, हरदोई के नेता भी थे। अब कार्यक्रम का हम अंत करते हैं। आपने देखा कि क्या कहना है हरदोई का, और हरदोई की करवट, हरदोई की राजनीतिक समीकरण किस ओर बैठेगा। आखिरी सवाल आपकी, आखिरी सुन लीजिए, एक सेकंड आखिरी में बता दीजिए अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार।